नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्नेहा पात्रो। तो अहमदाबाद में कांग्रेस के मंथन का आज दूसरा दिन है। गुजरात में अधिवेशन कर कांग्रेस एक राजनीतिक संदेश दे रही है कि वो भाजपा के गढ़ में भी सक्रिय है। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता से जुड़ रही है। इसमें संविधान और आरक्षण का मुद्दे पर ज्यादा जोर दिया गया है। पार्टी का जनाधार यूं तो कम है, लेकिन कांग्रेस इससे संगठन मजबूती के दावे कर रही है और कहीं ना कहीं देश में अपनी खोई हुई जमीन तराश रही है। लेकिन भाजपा दम भर रही है कि कांग्रेस को अब जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है और ये अधिवेशन महज एक दिखावा है। पहले कांग्रेस पर एनडीए की बयानबाजी सुनिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। में तो कांग्रेस का अस्तित्व ना के बराबर है। गुजरात की पुण्य भूमि पे ये अधिवेशन हो रहा है। गांधी जी की धरती है गुजरात। गांधी जी का एक पुराना सपना था, आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। मेरी तो सलाह होगी कि आज का सिचुएशन वही हो गया है। अगर कांग्रेस खुद से अपने आप को खत्म नहीं करती है तो देश की जनता बहुत जल्दी खत्म कर देगी। अधिवेशन का समय है, कांग्रेस कार्य समिति एक प्रस्ताव पारित करे और गांधी जी के सपनों को पूरा कर दे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है। अरे भाई, वो रोड मैप बनाएंगे, हम लोग रोड मैप बना के काम कर रहे हैं। दोनों में फर्क है। वो लोग सोच रहे हैं, हम लोग धरातल पर उतार चुके हैं और उनका धीरे धीरे करके सभी राज्यों से सफाया हो रहा है और लोकसभा में भी अभी सफाया हुआ है कुछ। अब बाकी बचेगा, बिहार में सफाया हो जाएगा, उसके बाद कांग्रेस अस्थिर हो जाएगी। मैक्सिमम राज्यों में तो कांग्रेस का अस्तित्व ना के बराबर है। गुजरात की पुण्य भूमि पे ये अधिवेशन हो रहा है। गांधी जी की धरती है गुजरात। गांधी जी का एक पुराना सपना था, आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। मेरी तो सलाह होगी कि आज का सिचुएशन वही हो गया है। अगर कांग्रेस खुद से अपने आप को खत्म नहीं करती है तो देश की जनता बहुत जल्दी खत्म कर देगी। अधिवेशन का समय है, कांग्रेस कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी और सरदार पटेल की बात हो रही है और इसी बीच राहुल गांधी ने पिछड़े हुए वोटर्स पर चिंता जताई है। पार्टी नई रोड मैप गढ़ रही है, लेकिन क्या ये वाकई धरातल पर उतर पाएगी? कांग्रेस ने गुजरात को ही अधिवेशन के लिए क्यों चुना? क्या गुजरात में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा या कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन महज प्रतीकात्मक साबित होगा? इन्हीं सारे सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपको परिचय करा दे। कांग्रेस से प्रवक्ता राजकुमार पासवान जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। वहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुनील सेवक जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका आज की चर्चा में। वहीं आलोक रंजन राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर आलोक रंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। पहला सवाल राजकुमार जी, गुजरात में अधिवेशन महज मीडिया कवरेज के लिए है या वाकई कोई ठोस एजेंडा है? आपको आवाज मिल पा रही है? राजकुमार जी को ऑडियो नहीं मिल रही है। हेलो जी राजकुमार जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही जी, सवाल ये था कि महज मीडिया कवरेज के लिए गुजरात में राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं या वाकई कोई ठोस कदम है, कोई ठोस एजेंडा है? देखिए, अधिवेशन अमूमन सभी मतलब कि चलती रहती है और जब जब उसका समय पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग अधिवेशन होती है। आपको बता दूं, राहुल गांधी जी 1000 किलोमीटर यात्रा करे तो पेट में दर्द होती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और क्षेत्रीय पार्टियों का, जिनकी कोई वजूद अस्तित्व नहीं है। आपको बता दूं कि जब राहुल गांधी जी बिहार आए तो पेट में दर्द होते, अधिवेशन गुजरात में हो रही है तो पेट में दर्द हो रहे हैं, तो बौखलाहट तो दिख रहा है। और आपको बता दूं कि वहां जिस तरह से गांधी जी ने सत्याग्रह किया, नमक आंदोलन किया और गांधी जी के आदर्शों पे कांग्रेस पार्टी चलती है, तो वही गुजरात है जहां से बदलाव शुरू हुआ। यही बिहार है जहां से बदलाव की राजनीति की बदलाव होती है। तो दोनों जगह हम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से राहुल गांधी जी ने बैसाखी पे लाने का काम किया, तो वो ये तो बदलाहट साफ दिख रहा है कि मीडिया कवरेज के लिए तो आज
मीडिया कवरेज, हम लोग मीडिया कवरेज के पीछे नहीं रहते हैं। मीडिया किनको दिखा रही है, गोदी मीडिया, और किस नेता को प्रमोट कर रही है और किस तरह से गोदी मीडिया अपना रोल निभा रही है, वो जग जाहिर है। ये हम लोग टीआरपी के लिए नहीं, हम जनता के लिए, जनमानस के लिए काम करते हैं, उनकी समस्या के लिए अधिवेशन में चर्चा करते हैं, संविधान को बचाने के लिए अधिवेशन में चर्चा करते हैं, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरने के लिए अधिवेशन में चर्चा करते हैं। हम लोग दलित अति पिछड़ा को देश में जातीय जनगणना करके रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम लोग अधिवेशन करते हैं। हम लोग जाति को तोड़ने के लिए नहीं, धर्म मजहब में फंसाने के लिए नहीं, और ये जुमलेबाज के लिए अधिवेशन नहीं करते, जुमलेबाजी के लिए नहीं करते हैं। ठीक है राजकुमार जी, लेकिन आज आप लोग महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं खास करके, लेकिन अगर आप किसी से भी पूछ लीजिए, बीजेपी के आइकन माने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज आपको उनकी याद कैसे आ गई? ये भारतीय जनता पार्टी के आइकॉन तो भाई नाथूराम गोडसे हैं, दीनदयाल उपाध्याय है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, तो कहां से ये सरदार पटेल और गांधी जी आइकॉन हो गए? यहाँ तो गांधी जी को गोली मारने वाले लोग खड़े हैं जगह जगह पे, वो उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, नाथूराम गोडसे हो, संघ भाजपा के लोग गांधी जी के मूर्ति लगा करके, और देखा होगा आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक साध्वी थी जिसने गांधी एक सभा में करके और गांधी जी को रंग भर करके बंदूक चलाया दिन दहाड़े, उसको सांसद बना दिया इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। शर्म आनी चाहिए। तो ये लोग तो क्रिमिनल माइंडेड है पार्टी है, और ये लोग जिस तरह की छवि है इन लोग जग जाए। तो गांधी के आदर्श पे ऐसे कांग्रेस चल सकती है, गांधी के पटेल के आदर्श पे, अंबेडकर के आदर्शों पे, विचारों पे सिर्फ ये अगर कोई चल सकती है तो कांग्रेस पार्टी, और देश को दिया है, गरीब शोषित वंचितों को दिया, संविधान बचाने की बात करते हैं, आरक्षण ये बढ़ाने की बात करती है पार्टी, और सभी जाति उद्देश्य बता दीजिए, उद्देश्य बता दीजिए जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है उसके पीछे एक उद्देश्य छोटे से जवाब में बता दीजिएगा। इस तो बता दिया आपको, आपने अभी बोला कि ये कि देश में जो कांग्रेस ये देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कैसे फेंका जाए, ये सभी गरीब शोषित वंचितों को अधिकार कैसे मिलेगी, संविधान सुरक्षित कैसे रहेगी। आपको बता दूं कि जातीय जनगणना कैसे मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा, उस पर चर्चा हो रही है। ठीक है आलोक रंजन जी, कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से ये महाधिवेशन चल रहा है। वहीं कई मुद्दे जो है जिसे लेकर कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता सब लोग गुजरात में, अहमदाबाद में जो है जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस जो कह रही है उसे इम्प्लीमेंट कब करेगी? आलोक रंजन जी। स्नेहा धन्यवाद। स्नेहा, ये जो अधिवेशन कांग्रेस का चल रहा है गुजरात की धरती पर, साबरमती रिवर फ्रंट पर, तो ये काफी सोच समझकर कांग्रेस ने गुजरात को इस बार चुना अपने अधिवेशन के लिए। और इम्प्लीमेंटेशन की अगर आप बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन करने का जो उद्देश्य कांग्रेस का जो है वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार कांग्रेस का ये अधिवेशन कुछ न कुछ तो संदेश वो अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इसके पहले भी अधिवेशन में जो बातें होती रही हैं, जो फैसले लिए गए, कई कड़े फैसले लिए गए थे इसके पहले के अधिवेशन में, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और ओवरसीज जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, जो अपने बयानों से कभी कभी कांग्रेस को बैकफुट पर डालते भी रहते हैं, इस बार भी उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का यह अधिवेशन, फैसले तो कई होंगे पर इनका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, तभी ये फैसले ज्यादा कारगर साबित होंगे जब उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। लेकिन अगर अधिवेशन की हम बात करें तो आप देखेंगे कि इस अधिवेशन का जो कांग्रेस ने थीम बनाया है, थीम जो एक लाइन की जो थीम है, न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। तो न्याय पथ, संकल्प और समर्पण और संघर्ष, तो कांग्रेस को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो स्थिति पैदा की है राजनीतिक तौर पर, भारतीय जनता पार्टी का जो उभार हुआ है उसमें कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए अभी काफी ताकत की जरूरत है,
इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने न्याय पथ का नाम दिया, संकल्प का, समर्पण का और संघर्ष का। संकल्प करेंगे और समर्पण के साथ काम करेंगे और संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे, तभी जो ये उद्देश्य लेकर चल रहे हैं वो पूरा हो सकता है। थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी के भाषण को लेकर और जो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी के भाषण को लेकर। राहुल गांधी ने आज जो भाषण दिया है अधिवेशन में, आप बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस को अब किस दिशा में चलना है, ये आज के राहुल गांधी के भाषण से, ऐसे भी पिछले कुछ दिनों से जो एक्टिविटी रही है उससे पता चलता है, पर आज के भाषण से ये साफ है कि कांग्रेस आने वाले समय में किस रास्ते चलेगी। दलित, माइनॉरिटी और ओबीसी, इनकी बात करते हुए और संविधान की बात करते हुए इनके आरक्षण को लेकर कांग्रेस आगे चलेगी। जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि उनकी सरकार आएगी तो वैसे कानून का दर्जा देंगे। उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण दिया कि किस तरह से 90% आबादी वहां पर है और दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी की, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में उनका कोई स्थान नहीं है, वो उसको देने का काम करेंगे। और इसीलिए वो ये जो वोटर वर्ग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्थिति पैदा की है, जिस तरह से पहले तुष्टीकरण की राजनीति जो कहते रहे हम लोग कि माइनॉरिटी का तुष्टीकरण कर कांग्रेस वोट लेती रही, पर भारतीय जनता पार्टी ने उसका उलट करते हुए मेजोरिटी की तुष्टीकरण करते हुए एक ऐसा वर्ग बनाया है जो कि अब भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। तो उससे लड़ने के लिए कांग्रेस ने यह रास्ता निकाला है और यह तय है कि आने वाले समय में कांग्रेस जो है वो इसी रास्ते पर चलेगी, जो कि दलित, माइनॉरिटी और ओबीसी का रास्ता होगा। जी बिल्कुल, बहुत से मुद्दे जो है कांग्रेस उठा रही है इस अधिवेशन के तहत और एक प्रकार से बहुत बड़ा संदेश जो है पार्टी की तरफ से देश में दिया जा रहा है। लेकिन सुनील सेवक जी, बीजेपी को क्या परेशानी है कांग्रेस के अधिवेशन से? क्या बीजेपी डर रही है कि गुजरात से वापसी हो सकती है कांग्रेस की? देखिए, बीजेपी को किसी से कोई डर नहीं है। लोकतंत्र है, सब लोग अपना अपना पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ जो समस्या है तो देख लीजिए, कांग्रेस के राजकुमार गुजरात के अधिवेशन में क्या कर रहे हैं, मेरी पार्टी विचारधारा से भटक गई, अब पुनः हम उस विचारधारा की ओर जाने वाले हैं, जा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि इनकी विचारधारा, जैसा कि जग जाहिर है गांधीवादी विचारधारा को लेकर, अब देखिए भाई, आपके बीच में बोले थे क्या? आपके बीच में बोले थे क्या? नहीं, आपके बीच में बोले थे क्या? आप शांति से रहिए ना, आपकी बारी आएगा, बोलिएगा। पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा में एंकर महोदया, इनको चुप कीजिए। राजकुमार जी, ऑडियो बंद कीजिए इनका। नहीं, ठीक है, सुनील जी आप कंप्लीट कर लीजिए। सुनील जी आप कंप्लीट कर लीजिए, वो जवाब देना चाह रहे। राजकुमार जी आप दे दीजिएगा जवाब, सुनील जी को कंप्लीट करने दीजिए। अपनी बारी में बोलेंगे भाई, बीच में क्यों बोल रहे हैं? ठीक है सुनील जी आप कंप्लीट कीजिए। अब इनकी विचारधारा जग जाहिर है कि क्या विचारधारा थी, गांधीवादी विचारधारा के कांग्रेस के लोग चले थे। गांधी जी की राजनीति में 7 सूत्र हैं। पहला ही सूत्र था कि बिना मेहनत का कमाया हुआ धन पाप के बराबर है। राहुल गांधी आज जिस धन के मालिक हैं, क्या उसके लिए इन्होंने कोई कर्म किया है क्या? यह सब पाप से कमाया हुआ धन है। तो पहले ही गांधी जी की विचारधारा के अपने को बहुत बड़े अवलंबनदार मानने वाले शुरू में ही गांधी की विचारधारा को उन्होंने मार दिया। बिना मेहनत का धन अर्जित करके आज माँ और बेटा दोनों बेल पर हैं। अब ये इनकी विचारधारा थी। अब आइए दूसरी बात, इन्होंने खड़गे जी ने क्या कहा? खड़गे जी ने सुनील जी, ओहो सुनील जी रहिए ना, ठीक है, अधिवेशन की आलोचना बीजेपी कर रही है। ठीक है सुनील जी, राजकुमार जी आपके पास आएंगे। सर आएंगे आपके पास। राजकुमार जी आपके पास आएंगे हम। सुनील जी से मेरा एक सवाल है, आप डाउन कीजिए। मेरे सुनील जी से एक सवाल है। राजकुमार जी डाउन कीजिए। राजकुमार जी ठहर जाइए। म्यूट करेंगे राजकुमार जी क्या हमने पर्सनल कहा भाई? क्या पर्सनल कहा? अरे क्या पर्सनल कहा? क्या गांधी के बीच पे जय का पप्पा कौन है?
जयसा का पप्पा कौन है, पंकज सिंह का पप्पा कौन है, परिवारवाद को गिनाना शुरू करूं मैं? बिहार में आइएगा। हाँ, नहीं सुनिए, अरे नहीं देखिए इस तरह से आपसे टिप्पणी मत कीजिए। अरे आप अरे ठीक है राजकुमार जी आएंगे आपके पास, नहीं आएंगे आपके पास, ऐसे डिबेट नहीं होता है, बारी बारी से बोलने की, बारी बारी से बोलना पड़ता है, मंच सबको दिया गया है, अपने समय पे बोलिएगा। राजकुमार जी लगातार बोल रही हूँ। राजकुमार जी आपके पास आएंगे। सुनील जी से एक सवाल है। सुनील जी, महाअधिवेशन की आलोचना करने के बजाय बीजेपी खुद भी तो अपना संवाद बढ़ा सकती है जनता से। वही तो मैं कह रहा हूं, बीजेपी तो अपने कर्मों के आधार पे कांग्रेस को आज भारत से मुक्त कर दिया और आने वाले दिनों में इनकी और भत पीटेगी, इसमें कहीं कोई दूर नहीं है। क्योंकि जिनको ये आगे बढ़ा के चल रहे हैं, न उनके पास अपनी कोई सोच है, न कोई उनके पास काम करने का तरीका है, सीधे ये लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा होके राजनीति में आ गए। तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, और मैं कह तो रहा हूं, चलिए आपका जवाब देना चाह रहे हैं राजकुमार जी। खड़गे जी ने जो बार बार पटेल जी पर जोर दिया, क्यों जोर दिया? क्योंकि कांग्रेस को पता है कि नेहरू जी प्रधानमंत्री कैसे बने थे, ये सब कोई जानता है। अच्छा। ये आजादी के बाद कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने जिस तरह से वास्तविकता को छुपाया, और अब जो कांग्रेस की वास्तविकता बाहर आ रही है, ठीक है, अब फिर चुप रहिए ना भाई, चुप रहिए ना, चलिए अपने बोलिएगा। ठीक है सुनील जी, इनको मना कीजिए ना। चलिए ठीक है। अब आपने अपने जवाब दे दिया, जो प्रश्न थे उनके जवाब दे दिए। अब राजकुमार जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, वो भी सुन लें। अभी मेरी जवाब पूरी ही नहीं हुई है। अभी कहा, अभी तो केवल मैंने उनके तो जल्दी बोलिए विचारधारा सर, को आईना जल्दी बोलिए। दिखाया है। ठीक है, इनका जल्दी बोलिए। विचारधारा क्या था? ठीक है। अब खड़गे की बात सुनिए। खड़गे जी क्यों बार बार पटेल जी का नाम ले रहे थे? क्योंकि जान रहे थे कि अब भारत का हर नागरिक कांग्रेस के वास्तविक इतिहास से परिचित हो चुका है। वो जानने लगा है कि गांधी जी ने किस तरह से जानबूझकर नेहरू जी के पक्ष में आने वाले वोट को अनसुना करके, पटेल जी के आने वाले वोट अनसुना करके नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया था। और यही वजह है कि आज वो पटेल का गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए राजकुमार जी जवाब दे दीजिएगा। राजकुमार जी जवाब दे दीजिएगा। अब रह गई बात अम्बेडकर की। अम्बेडकर को जिस तरह ऐसे बारी बारी से बोलिएगा तो सर समय पार हो जाएगा। हराने का जवाब ले लेते हैं ना राजकुमार जी से। कांग्रेस की विचारधारा थी। ठीक है राजकुमार जी जवाब दीजिए। पार्टी के लोग अम्बेडकर के नाम लेने लायक हैं आप लोग? अम्बेडकर को हराने वाले, अम्बेडकर को हराने वाले, अम्बेडकर को बेइज्जत करने वाले यही कांग्रेसी नहीं, देखिए आरोप प्रत्यारोप करने से ना किसी चीज का समाधान नहीं निकलेगा। अधिवेशन पे चर्चा हो रही है, जनता को कितना लाभ मिलेगा, क्या कुछ फायदा हो सकता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। आलोचना करते बैठते हैं दोनों एक दूसरे के। चुका है, इसलिए चिल्लाइए। ठीक है सुनील सेवक जी, राजकुमार जी। शर्म आप लोगों को। और कहते नेहरू पे सवाल उठाने वाले लोग, गांधी पे सवाल उठाने वाले लोग, समझे, पटेल पे सवाल उठाने वाले लोग। राजकुमार जी, ये सत्य है कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं कि नेहरू को भी एक भी वोट नहीं मिला था? संविधान सभा के एक भी लोग ने वोट नहीं दिया था। नेहरू को कोई वोट दिया था क्या? फिर भी नेहरू प्रधानमंत्री बनाया गया ना? चीटिंग की गई थी ना? पटेल के साथ चीटिंग हुई थी ना कि नहीं हुई थी? हाँ या ना बोलिए। पटेल के साथ चीटिंग हुई थी कि नहीं? आप बताइए। सबका विकास करने वाली अरे पटेल के साथ चीटिंग हुई थी कि नहीं? ठीक है चलिए पटेल के साथ धोखेबाजी हुई थी कि नहीं? राजकुमार जी से सवाल है। राजकुमार जी देखिए, राजकुमार जी आवाज आ रही है मेरी? राजकुमार जी देखिए, हमेशा से दोष तो ये लगता आया है ना कांग्रेस पर कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को नजरअंदाज किया, हालांकि वो कांग्रेसी थे, उसके बावजूद भी वो तवज्जो नहीं दे पाए जो बीजेपी उन्हें दे रही है। इस कारण से एक प्रकार से अधिवेशन पर सवाल भी उठ रहे हैं। पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी के जगह उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो क्यों नहीं बना रहे हैं? मैं ये सवाल है हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। आप मानते हैं ना कि पटेल के साथ गद्दारी की गई थी? ये स्वीकार कर लिया आपने ना कि पटेल के साथ गद्दारी की गई थी? धन्यवाद आपको। बनाइएगा, सुनिए, नित्यानंद राय को कम मुख्यमंत्री बनाइएगा, सम्राट चौधरी को कम मुख्यमंत्री। अब बात करते साहब,
नहीं, नहीं। करते हैं। पटेल सुनिए, फिर पटेल हम कह रहे हैं कि आपने गद्दारी किया था कि नहीं, बस आया ना। हुई कांग्रेस ने गद्दारी की थी कि नहीं? का काम किया। कांग्रेस ने गद्दारी की थी कि नहीं नेहरू पटेल के साथ? नाथूराम गोडसे जो कि संघ भाजपा ने अंग्रेजों की अरे आप अपनी बात कीजिए ना, छोड़ दीजिए भाजपा की बात, भाजपा की बात छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। कांग्रेस ने पटेल के साथ गद्दारी की कि नहीं? अंबेडकर के साथ अरे कांग्रेस ने अधिवेशन पर गद्दारी बात की कि कीजिए ना, नहीं? सर। इसका जवाब दीजिए। किसने किसके साथ गद्दारी की इतिहास लेकर बैठ गए हैं। अधिवेशन पे जो मौजूदा हालात है उस पर बात कीजिए। राजकुमार जी, कांग्रेस की स्थिति हर कोई जान रहा है, देश भर में कांग्रेस अपनी जमीन जो है तराशने की कोशिश कर रही है, करनी भी चाहिए, लेकिन जो रणनीति आप लोग बना रहे हैं उसे इंप्लीमेंट कब करिएगा सर? बोलते बहुत कुछ है, करेंगे कब? कांग्रेस पार्टी कोई आज की पार्टी नहीं है, 140 वर्ष पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है सो करती है। देश को दिया है। जवाहरलाल नेहरू जी को जब आजाद भारत मिला और प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए तो एक जर्जर भारत को आधुनिक भारत बनाने का काम किया। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन दिया, बहुत सारे कॉलेजेस दिया, बहुत सारे रोजगार के साधन प्रसाधन दिए, डिपार्टमेंट दिए। ये लोग तो मुखबिरी करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत किया इन लोगों ने, और देश में ये धर्म की, जाति का, मजहब का इन लोगों ने आग भरने का काम किया और ये युवा नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम किया। देश के जो आज 140 करोड़ आवाम है, किस तरह से अपने अधिकारों के लिए और कितनी महंगाई में जी रहे हैं लोग, उनके बच्चे लोग की पढ़ाई महंगी हो गई है, घरेलू राशन कितना महंगा हो गया है। तो आपको बता दो, इस पे भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। इनके लिए यही है कि अंबानी अडानी का झोली कैसे भरा जाएगा, उनको टेंडर कैसे मिलेगा, वक्फ बोर्ड पे भी इनका स्टैंड क्लियर नहीं है, जातीय जनगणना पे भी इनका स्टैंड क्लियर नहीं है। तो ये क्या बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? वक्फ बोर्ड पे भी जमीन ये लोग हथियाना चाहते हैं, उनके जमीन, और अंबानी अडानी को देना चाहते हैं। ये साफ जाहिर दिख रहा है, ये साफ भारतीय जनता पार्टी के आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई। समय की कमी है तो आखिरी सवाल तीनों मेहमानों से लिया जाएगा। आलोक रंजन जी, आपसे छोटा सा सवाल का जवाब लेंगे, छोटा सा जवाब लेंगे। देखिए, अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस को जो भी रणनीति बना रही है तो किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किस चीज की जरूरत है ताकि जो कांग्रेस का जनाधार कम हुआ है वापस से वो जमीन पे आ सके? आलोक रंजन जी। बनाई जा रही कांग्रेस के द्वारा उसका इम्प्लीमेंटेशन होना तो अति आवश्यक है और कांग्रेस को उसके इम्प्लीमेंटेशन पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी खुले मंचों से कई बार अपनी ही पार्टी की आलोचना कर चुके हैं। इस बार भी उन्होंने कहा कि मुद्दों से भटक गई है कांग्रेस। तो ऐसे में इम्प्लीमेंटेशन होना तो बहुत जरूरी है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन हो कैसे, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बार थोड़ा वक्त दूंगा कि इस बार की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो थोड़ा बेहतर प्रदर्शन हुआ है उसके पीछे गठबंधन का बहुत बड़ा हाथ है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और गठबंधन के द्वारा जो इस बार रणनीति इम्प्लीमेंट हुई, इंडिया गठबंधन बना और उसके बाद ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसने कुछ बदलाव जरूर आता हुआ दिखा उससे, पर उस चुनाव के बाद गठबंधन भी लगभग टूट बिखर चुका है। तो ऐसे में कांग्रेस अपने बनाए हुए जो सिद्धांत है, जो नीतियां हैं, और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेगी, ये कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस का जो संगठन है, जो संगठन की मजबूती की तरफ कांग्रेस ध्यान दे, क्योंकि निचले स्तर पर यह बिल्कुल सत्य बात है कि कई राज्यों में कांग्रेस का जो संगठन है वो आज के डेट में काफी कमजोर स्थिति में। चलिए ठीक है, सुनील सेवक जी के पास जाएंगे। सर, छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि समय बिल्कुल कम है। आने वाले समय में बहुत जगह पर विधानसभा चुनाव है और जो महाअधिवेशन कांग्रेस का हो रहा है, राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, बीजेपी क्या उसे एक चुनौती के ढंग से देख रही है? अधिवेशन तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस ही चुनौती के लायक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस की अब यह स्थिति नहीं है भारत में कि वो कहीं चुनौती किसी को दे डाले। कांग्रेस खुद अंदरूनी लड़ाई से लड़ रही है, उसको अपनी ही चुनौती उसको खाए जा रही है, उसको मिटाए जा रही है। पहले वो अपने अंदरूनी चुनौती से निपट ले, फिर देखा जाएगा। चलिए ठीक है, राजकुमार पासवान जी, कांग्रेस जो अधिवेशन कर रही है गुजरात में, इस अधिवेशन के बाद क्या ऐसी रणनीति? देखिए, चुनौती तो
भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस है कि अभी तो बैसाखी पे ला करके हम लोगों ने खड़ा कर दिया है। अब इनकी 29 में सरकार चली जाएगी, ये लोग कहाँ रहेंगे और नरेंद्र मोदी कहाँ अयोध्या के राम मंदिर में घंटा बजाएंगे कि कहाँ जाएंगे या गुजरात में बैठेंगे, ये कुछ नहीं पता है। और मुझे तो लगता है कि ऐसा ना हो कि इनके शीर्ष नेता लोग बहुत लोग अरे मोदी जी तो वही बजा लेंगे, आपके राहुल जी क्या करेंगे? उनसे तो भी नहीं बजेगा। चलिए ठीक नहीं, है, उनसे तो भी ठीक नहीं है, दोनों बजेगा। पक्षों ने अपना उसके तर्क लायक और भी वो नहीं दृष्टिकोण है। रखा है। उसके लायक भी वो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम अतिथियों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दोनों पक्षों के तर्कों और दृष्टिकोण को हमने सुना। कांग्रेस जहां इसे संगठन की मजबूती बता रही है, वहीं बीजेपी इसे अधिवेशन को पूरी तरह से फेल करार दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी को इससे कितना लाभ मिलेगा। क्या अधिवेशन बदलाव लाएगा या वही पुराना ढर्रा चलता रहेगा? आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहे रफ्तार मीडिया। नमस्कार।